दिस इज बिजनेस प्लस एंड यू आर वाचिंग द मार्केट शो। आई एम योर होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। नाज़रीन, दुनिया भर में रिटायरमेंट के लिए और वैसे भी इनकम के लिए एक बहुत बड़ी कसीर तादाद, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 80-90% लोग जो हैं बजाय खुद जाके इक्विटी मार्केट में अकाउंट खोलने के और दरसरी लेने के, वो म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड वो होता है कि हज़ारों लाखों लोगों के फंड एक कंपनी, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाती हैं, जिनको तमाम मार्केट के मामलात का पता होता है। उसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं, मनी मार्केट के, इक्विटी मार्केट के, इंडस्ट्री को एनालाइज करना वो जानते हैं। वहाँ वो रख के अपने सुकून से वो बैठ जाते हैं और आमतौर से आफ्टर टेकिंग वॉट एवर मैनेजमेंट कॉस्ट, जो ज़ाहिर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके कॉस्ट आती है, उससे जो पैसा बच जाता है वो सारा के सारा जो है ना इनको मिल जाता है। आमतौर से रिटायरमेंट प्लानिंग में म्यूचुअल फंड प्लेज ए मेजर रोल, और ये पूरी जो कौम की सेविंग्स है उसको इंडस्ट्री की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा व्हीकल होता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने एक बहुत ही अहम शख्सियत मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब, वाइस चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एटलस एसेट मैनेजमेंट को दावत दी है। वेलकम टू द शो, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम इन दिस मॉर्निंग टाइम। आपके आई नो यू आर सच ए बिजी पर्सन। हमने कहा कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, तो इसीलिए आपको जरूरत दी है, आप आ गए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, जैसे कि मैंने अपने शुरू में बात की, मैं बाहर रहा हूँ 25 साल, दुनिया भर में लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए देखा है। 18 साल के बाद जो बच्चा जब भी पहली दफ़ा कमाता है तो बैंक अकाउंट खोलता है, साथ साथ एक शेयर अकाउंट या म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और आमतौर से 50 साल तक हर एक, जिसको आप कह सकते हैं कि अक्लमंद आदमी, एक रैशनल पर्सन, वो इतना कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है कि अगर खुदा न खास्ता उसके हालात 50 साल के बाद ख़राब हो जाए तो एटलीस्ट उसके ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरियात हैं, खाना पीना, रेंट और मेडिकल फैसिलिटी, वो कर लेता है। और वही शायद वजह बताते हैं कि वहाँ लोग 80-90 साल तक बड़े आराम से जीते हैं, 55, 60, 70 में रिटायर होकर फिर 10-20 साल घूमते हैं फिरते हैं। हमारे यहाँ क्या पोजीशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप लोगों ने कहाँ तक मार्केट पेनिट्रेशन की है, कितने लोग आप तक आए हैं, ये ज़रा तफसील से बताइए। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बहुत ही अच्छी कहानी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है वो, उसका दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान में सेविंग रेट्स जो है वो न सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया में और ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत कम है। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त आपके मेरे ख्याल में कोई 13% या से 15% के करीब आपके सेविंग टू जीडीपी जो रेशो है। अच्छा, ये इसी को अगर हम इंडिया से मिसाल के तौर पर कंपेयर करें, रेस्ट को छोड़ भी दें, इंडिया में मेरे ख्याल में डबल होगी, 26% होगी। हाँ जी, हाँ, मेरे ख्याल में रेनी डेज के लिए लोग तैयारी करते हैं बहुत तरीके से। आपके नियरिंग 30% के करीब आपके इंडिया में सेविंग रेट होगी। इस तरीके से अगर और भी कंट्री से कंपेयर करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की भी हमसे काफ़ी सब्सटेंशियली हाई है। हर चीज़ में बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है। ये क्या हुआ? हाँ, तो एक सेविंग का कल्चर इस मुल्क में नहीं है। अच्छा, नंबर एक। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके लोग सेविंग करते हैं, गवर्नमेंट की अपनी स्कीमें जो हैं, जो कि वो बजट के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है। एक्चुअली वो उसको इनकम के तौर पे काउंट किया जाता है। हाँ, वो उसको आपके नेशनल सेविंग को वो आपके एक तरीके से पे एज यू अर्न स्कीम है कि गवर्नमेंट पैसा तो ले लेती है, उसको खर्च कर देती है। जब वो सिक्योरिटी मैच्योर होती है तो उस वक्त के बजट के ज़रिए उसको पेमेंट की जाती है, वो इन्वेस्ट नहीं होता है। तो एक उसकी वजह से भी आपके सेविंग रेट जो है पाकिस्तान में कम हो गई है, और ये पैसे जो कि म्यूचुअल फंड में या ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होने चाहिए जो कि जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट हो, जी जी, वो आपके इंडस्ट्री में जाके वो लगे, इंडस्ट्री में लगे, गवर्नमेंट के खर्चे पे खर्च हो जाए, इंडस्ट्री में लगे, या गवर्नमेंट भी अगर ले तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ले, न कि बजटरी सपोर्ट के लिए ले। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो रही हैं, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में आपके सेविंग रेट बहुत कम है। आपको ये आपके बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की दागबेल डाली गई थी, ये इंडिया से पहले था। अच्छा, हाँ, हम लीड कर रहे थे। हम लीड कर रहे थे। इंडिया में शायद 1 साल या 2 साल के बाद आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई है।
लेकिन अभी भी हमारे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज़ है, इसको आप किसी तरीके से भी कंपेयर कर लें, जीडीपी से कंपेयर कर लें, बहुत ही लो है। आपके 360 बिलियन टोटल साइज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। कितनी कंपनीज इन्वॉल्व है इस वक्त, और आपकी कंपनी कहाँ पे खड़ी है उसमें? इस वक्त आपके वैसे तो 24 कंपनी हैं। अच्छा। और हमारे कंपनी की पोजीशन जो हमारा जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है कोई 8 बिलियन के करीब है। टोटल 8 बिलियन आप मैनेज कर रहे हैं आउट ऑफ 360 बिलियन? आउट ऑफ 360। उसमें जो लीडिंग जो कि आपके एएमसीज हैं वो एक तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कि एनआईटी विच इज गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, वो 100% गवर्नमेंट नहीं है? 100% गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा। और बल्कि गवर्नमेंट मैनेज्ड है, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह की, वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो आपके गवर्नमेंट का शेयर है ज़रूर, लेकिन 100% गवर्नमेंट का नहीं है। इसके अलावा जो ऑल द लीडिंग बैंक्स जो हैं जी वो भी उनके अपने एएमसीज हैं, सारे हैं। यूनाइटेड बैंक तो काफ़ी एक्टिव है। यूनाइटेड बैंक है, हबीब बैंक है, एचबीएल है, एमसीबी है। अच्छा, सारे हैं, एबीएल है, ये सब है। सबके अपने अपने एसेट मैनेजमेंट फंड्स हैं। हाँ, और बैंकों ने उसमें सरमायाकारी भी की हुई है, न सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बल्कि म्यूचुअल फंड में। अच्छा। हाँ, तो ये काफ़ी आगे हैं। हमारी पोजीशन जैसे मैंने कहा कि नंबर 11 है। तो इसके जैसे 24 में से समझ लीजिए कि 10 तो यही हो गए जो बैंक सपोर्टेड या बैंक स्पॉन्सर्ड है। जी जी जी। बाकी 14 हो गए, उसमें आप लोग की पोजीशन टॉप पे है? हमारी 11 है। 11th आप हैं, यानी कि विद इन द प्राइवेट सेक्टर जो है, अदरवाइज उसमें आप लोग टॉप पे हैं। जी जी। तो ये बताइए कि जैसे कि ये टॉप 10 है आउट ऑफ 360 बिलियन, वो कितना मैनेज कर रही होंगी, और बाकी जो 10 रह गई वो कितना कर रही होंगी? आपको कोई ब्रेकडाउन है इसका? जी हाँ, मतलब है कि हाँ, में टॉप 10 जो हैं वो रफली कोई 70 to 80% तो मैनेज कर रहे होंगे वो। अच्छा, तो बाकी 30% बाकी 14 कंपनीज कर रही हैं। जी। अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में और जैसे स्टॉक के बारे में ओवरऑल हम इसको नज़रअंदाज करें या उस पर हम रोशनी न डालें तो मुनासिब नहीं होगा कि जो 2008 में सानिया हम कह सकते हैं इसको हुआ, स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से तो सानिया ही कहेंगे कि जिस तरह से वो मार्केट स्लोली बंद हुई और फिर बंद ही हो गई और खुली नहीं, तो जाहिर है सब ने हिट लिया, 15,500 से 5,000 तक मार्केट गई। उससे जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट ख़त्म हो गया और बड़ी लोग तकलीफ में आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हुआ उस दौरान, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया उस तूफान को? लेकिन इसमें जो कि बुनियादी वजह ये थी कि 2008 में जब अप्रैल वगैरह में कुछ पाकिस्तान में फ्लाइट ऑफ कैपिटल था। अच्छा, स्टार्ट उससे हुआ था? जी हाँ, उससे स्टार्ट हुआ था 2008 में। आपके उस वक्त भी अप्रैल में हम पीक पे पहुंचे थे ना, 15,700 पे पहुंचे थे। पीक पर पहुंचने के बाद उसके बाद से कैपिटल फ्लाइट क्राइसिस टाइप की सिचुएशन थी। क्या हुआ था? फ्लाइट ऑफ कैपिटल था। कुछ लोगों को ये भी ख्याल था कि मुल्क की करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है। अच्छा। और उसके बाद जो कि 60 रुपए का डॉलर होता था, उसके बाद से डॉलर में रुपये में डिक्लाइन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि मैं उस जमाने बाहर था तो हम लोग जो कैलकुलेट करते थे, हम लोग रुपीस को कैलकुलेट करते थे 80 पे, और ये 62 पे इन्होंने रोका हुआ था। जी जी जी। हम 80 पे क्यों कैलकुलेट करते थे? हम कोई पागल हैं? हम इसलिए करते थे कि हम ये देखते थे कि 2004-05 से लेके इन्फ्लेशन जो था 2007 तक वो 30-40% हो चुका था कम्युलेटिव, है ना, 12-12 करके। तो इंटरनेशनली जो बैंकर्स वगैरह होते हैं वो इन्फ्लेशन को देखते हुए करेंसी की वैल्यू को उसी हिसाब से डिप्रिशिएट करते हैं कि जब लोकल वैल्यू आपकी कम हो गई तो इंटरनेशनल वैल्यू मेंटेन नहीं हो सकती है। जी जी। यहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने 62 पे रोका। तो आपका ये कहना है कि अप्रैल में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई ये करेंसी अब गिरने वाली है, करेंसी गिरने वाली, इसको निकाल लो पैसे बाहर। जी जी। फिर वापस 80 पे आ जाना। हाँ, 60 पे निकलो, 80 पे आ जाओ वापस। हालांकि उस वक्त वहाँ से लेकर के जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ वो पैसे आपके दुबई गए, बहुत दुबई गए, जहाँ के लोगों को क्राइसिस की सिचुएशन वहाँ भी आई है, वहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ। बहरहाल वो अलग कहानी है। तो उसके बाद से फिर ये स्टॉक मार्केट में भी डिक्लाइन आना शुरू हुआ। उसके बाद ये कराची स्टॉक एक्सचेंजेस ने SECP से मशवरा करके शेयर मार्केट की प्राइस जो है, बॉटम प्राइस जो है वो आपके फिक्स कर दी। अच्छा। कि
इससे नीचे नहीं जा इससे नीचे ट्रेड मैनेज कर दिया आपने मार्केट वो आपके मैनेज कर दिया। वो दरअसल एक बुनियादी लिक्विडिटी खत्म हो गई, उससे बुनियादी आदमी कम पे बेचना चाह रहा है, बेच नहीं सकता। बुनियादी गलती थी। और फिर लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई ये मार्केट जो है आर्टिफिशियली इस पॉइंट पर खड़ी है, ये आपके गिरेगी मार्केट। तो उसके वजह से म्यूचुअल फंड में आपके में भी थोड़े रिडम्पशंस का प्रेशर आना शुरू हुआ इक्विटी फंड्स में। अच्छा तो मिसाल के तौर पे उस वक्त जो पीक पे आप थे 2000 अप्रैल में, हाँ, तो टोटल इंडस्ट्री आपके ख्याल में कितने पे खड़ी होगी, और आपका पर्टिकुलर एसेट एटलस एसेट की फंड नेट एसेट कितने थे उस जमाने में? जो पीक पर था वो आपके अप्रैल और मई के ज़माने में वो टोटल इंडस्ट्री साइज था 400 बिलियन रुपीस। अच्छा, जो कि तकरीबन 60 रुपए से कन्वर्ट करें तो 7 बिलियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि आपको नज़र में इंटरनेशनल मार्केट को भी रखना पड़ेगा। जो एक ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने इन्वेस्ट किया, वो तो डॉलर टर्म ही में देख रहा है ना। जी जी। तो ये पोजीशन थी। अब उसके बाद जबकि इक्विटी मार्केट में प्रेशर आया, इक्विटी फंड्स में प्रेशर आया रिडम्पशन का, तो हमें कोई मसला नहीं होता है, हमारे पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट में बेच करके। लेकिन वो मार्केट चूँकि फ्रीजन था तो हमारे पास एवेन्यू नहीं था कि हम बेच करके उसको आपके लोगों के रिडम्पशन के अमाउंट को पे करें। तो उस सिलसिले में इस पे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग लिक्विडिटी रखते हैं। जैसे 100 रुपये आपके पास आए तो 100 का 100 आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे, कुछ ना कुछ रख लेंगे अपने पास फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर लगा भी देंगे ना जी तो हमारे इन्वेस्टमेंट इतनी लिक्विड होती है कि उसको मार्केट में हम बेच सकते हैं। नहीं, वही तो प्रॉब्लम हुआ ना कि उस जमाने में बेचना ही मुश्किल हो गया ना। लेकिन अगर दरवाजा बंद कर दें और उसको बेचने के पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा लॉस दे के भी आदमी निकल जाए, और आपकी जो कमिटमेंट है रिडम्पशन की वो तो हर हाल में पूरी होनी जरूरी है ना। जी। अदरवाइज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। किसी को किसी चीज के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। जी। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गई, वो कहता है जी मैं रिडीम करके मुझे कैश चाहिए। जी। और आप उस वक्त पोजीशन में नहीं थे कि आप उसको रिडीम करके कैश देते। जी। तो काफ़ी अरसे तक हम लोगों ने तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी एक एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, मुफाप जिसको शॉर्ट में कहते हैं, तो इन्होंने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन की कि भाई ये आपके इसको जो आपने फ्रीज लगाया हुआ है लोअर प्राइस पर कैप किया हुआ है, इसको ख़त्म करें ताकि ट्रांजैक्शन आपके शेयर्स में हो। ठीक है, थोड़ी सी कीमत गिर जाएगी, दैट इज़ नॉर्मल थिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। उस जमाने में तो पूरी दुनिया की मार्केट गिरी थी। दुनिया की मार्केट गिर रही थी। शंघाई मार्केट 35%, रशियन मार्केट 35%, लेकिन वो बाउंस कर गए बहुत जल्दी। बाउंस कर गए। ये हमारे यहाँ फ्रीज जो लगा, ये आपके दिसंबर या जनवरी में जाके फ्रीज को इन्होंने ख़त्म किया। कहाँ अप्रैल से लेके, और इतना लंबा फ्रीज। तो उस सिलसिले में हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हमने भी रिडम्पशन को पे फ्रीज कर दिया। कब फ्रीज किया आपने, किस महीने में? हम लोगों ने ये तो आपके इन्होंने तो फ्रीज लगाया था अप्रैल से शुरू हो गया था, जून वगैरह में लगाया, जून में करीब लगाया था। हम लोगों ने कहा शायद अगस्त के महीने में 2 महीने तक आप देते रहे। 2 महीने तक देते रहे। और ये देखें जावेद साहब, इसमें 2 इश्यूज हैं, मेरे ख्याल में आप अप्रिशिएट करते होंगे कि एक तो फंड की अपनी लिक्विडिटी का है जी। अच्छा, दूसरा इशू ये भी है कि अगर आपने इन सिचुएशन में आपने फ्रीज न लगाया अपने रिडम्पशन पर, तो जो कि इन्वेस्टर्स आपके फंड में रह रहा है उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो कि लेके निकल जाएगा, हाँ, उसको तो मालूम है कि भाई ये कीमत गिरने वाली है, उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा, तो वो तो लेके निकल गया। लेकिन जो बेचारा उसमें फंड में रह रहा है उसको पूरा ब्रंट ज्यादा उठाना पड़ेगा, अनफेयर हो जाएगा। अगर आपकी प्राइस जो है वो जस्टिफाइबल प्राइस है, सही प्राइस है, मार्केट प्राइस है, तो फिर तो ठीक है, जो भी रिडम्पशन भी होती है, नए इन्वेस्टमेंट भी आते हैं और उनको एक फेयर प्राइस पर इन एंड आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मार्केट प्राइस, आपके फंड के जिसको नेट एसेट वैल्यू या नैव कहते हैं, वो सही तरीके से डिटरमिन नहीं हो रही है, तो एक जो कि बाहर निकल रहा है वो फायदा लेके जा रहा है, जो रह गया वो फंस गया, उसको फंस गया। तो ये वैसे भी मतलब है कि आपके हमारे लिए जस्टिफाइड नहीं था कि इस सिचुएशन में उसको लोगों के अलाउ करे, रिडम्पशन को कंटिन्यू। तो अगस्त में आपने फ्रीज किया, कब तक फ्रीज चला? ये हम लोगों ने कहा था कि जब तक ये मार्केट क्लोज रहेगी, सॉरी इसमें शेयर प्राइस पर सीलिंग रहेगी,
उसके 2 हफ्ते तक, उसके बाद के 2 हफ्ते के बाद 2 हम हफ्ते आपको तक। खोलेंगे। तो उसके बाद फिर जब मार्केट में इन्होंने फ्रीज ख़त्म किया तो उसके बाद हम लोगों ने जनवरी में शुरू कर दिया था आपके दोबारा शुरू कर दिया और फिर वहाँ से नॉर्मल हो गए। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था ना, जी जी। वो न सिर्फ इक्विटी फंड पर पड़ा बल्कि उसका नज़ला जो था हमारे इनकम फंड पर पड़ा, जहाँ के हमने फ्रीज नहीं लगाया था। अच्छा, इनकम फंड से इसका क्या था? इनकम में तो आप लेकिन लोगों की बॉन्ड्स पे लगाते बॉन्ड्स पे लगाते हैं। लोगों की साइकोलॉजी ये थी अच्छा कि भाई यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा। हालांकि उन दोनों का कोई ताल्लुक दोनों का नहीं, ताल्लुक बिल्कुल नहीं ताल्लुक नहीं। लेकिन ये हम लोगों होता है ने कि सेंटिमेंट ही खराब हो गया ना। लेकिन हम लोगों ने उसमें पैसे जब लोग कैश लेके सो जाओ, बिस्तर के नीचे रख लो। लेकिन उसमें हम लोगों ने फ्रीज नहीं लगाया। अच्छा भाई ठीक है आप, क्योंकि उसमें मार्केट का इतना उसमें हाँ, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हबीब साहब जहाँ से यहाँ पे लेंगे ब्रेक का। जी जी। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे और हम आप साथ मौजूद हैं हबीब रहमान साहब, ए लीडिंग एक्सपर्ट इस इशू पे। एटलस एसेट मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ भी हैं। बड़े तफसील से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मसला ये है कि ऑल्दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इवन बिफोर इंडिया, यहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई ज़्यादा। और उसकी बुनियादी वजह हबीब साहब बता रहे हैं कि यहाँ सेविंग का कल्चर ही नहीं है। यहाँ सबसे इस पूरे रीजन, क्या पूरी दुनिया में शायद लोएस्ट सेविंग रेट है 13% का। बता रहे हैं कि इंडिया में तकरीबन उसका डबल है। इवन बांग्लादेश जो हमारे मुल्क का हिस्सा था, उसकी अच्छी खासी सेविंग है। ये एक अजीब सी बात है। और दूसरी वजह वो बता रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ना ग्रो करने की, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है नेशनल सेविंग स्कीम के ज़रिए बहुत बड़ी रकम जो है ना लोगों से ले लेती है और उसको अपने बजट पे खर्च कर देती है। और जब उसकी रीपेमेंट आती है तो वो अपने बजट से ही निकाल के देती है। वो किसी इंडस्ट्री में या किसी प्रोजेक्ट पे जाके खर्च नहीं होता, बल्कि वो आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर या कहीं और खर्च हो जाता है। ये भी जो है एक फैक्टर है कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 4000 बिलियन तक की मार्केट 2008 में पहुंची थी। उसके बाद जो हालात हुए सबको पता है। अभी 360 बिलियन पे खड़ी है। अभिनव साहब, आप थोड़ा सा ये हम जो अभी ब्रेक से जाने से पहले आप तफसील से बता रहे थे कि 2008 में क्या हुआ, वी वांट टू फेस इट अप फ्रंट। एंड आपने एक बीच में एक और इशू डॉलर का भी छेड़ा कि रुपीस टर्म में तो ऐसा लगता है कि 400 बिलियन पे थे, अब हम 360 पे हैं और 2-3 साल में कुछ बेहतरी भी आ गई और काफ़ी रिकवरी हुई। इन डॉलर टर्म जिसने 62 रुपये पे लगाया था 2007 में या 8 के शुरू में, और अब जो हम तकरीबन इतना महंगा डॉलर देख रहे हैं, उसको क्या रिटर्न मिला? ओवरसीज़ वाले भी हमारा शो देखते हैं, उनको भी बड़ा कंसर्न है इस सिलसिले में। उनको आप कैसे क्या बताएंगे कि क्या हुआ और व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक? उसमें हम लोगों ने कुछ इसको एनालिसिस की थी कि एक तो वो लोग थे जिन्होंने 2009 में जबकि मार्केट दोबारा आपके उसमें जो कि फ्लोर था उन्होंने ख़त्म कर दिया और मार्केट नॉर्मल लेवल पर आ गई, तो उस वक्त आपके म्यूचुअल फंड की जो प्राइसेस थी नेट एसेट वैल्यू बहुत नीचे थी, वो लोएस्ट प्राइस पर थी। उस वक्त जो इंटर हुआ तो कमा लिया तो उसने। उस वक्त कुछ लोगों ने आपके डिसइन्वेस्ट कर दिया घबरा करके, और तो उनको तो आपके डेफिनेटली लॉस हुआ, चाहे वो उन्होंने पाकिस्तान करेंसी में इन्वेस्टमेंट की थी या डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट की थी। लेकिन वो लोग जो कि कंटिन्यू किए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, तो वहाँ कुछ रिकवरी काफ़ी आई है, क्योंकि 2007 में तो प्रॉफिट था, 8 में आपके लॉस हुआ, हेवी लॉस था, और 2009 में आपके माइनर लॉस था। हाँ, लेकिन मेनली आपके 2008 में। लेकिन उसके बाद फिर 2010 में और 11 में आपके काफ़ी रिकवरी हुई। कहाँ तक हुई है? रुपीस टर्म में बता दीजिए पहले, डॉलर को छोड़ते हैं अभी। आपके से हमारा फंड का है वो आपके 40% हमारा इक्विटी फंड जो था वो 2011 में
40% बढ़ा। 40% रिटर्न हुआ। अच्छा। और 2010 में कोई 30%। वाह, 70% 2 साल में 2 साल में कवर हो साल गया में आपका। कवर तो जो कर लॉसेस थे वो खासी हद तक कवर हो गए। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। हाँ, और वो 2008 में 9 में घुसे, 2009 में भी आए और कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा डालते इन्वेस्ट गए। करते रहे। उन लोगों के हमने कैलकुलेट किया है, वो तो आपके काफ़ी बेनिफिट रहे हैं। उन्होंने 30% के करीब न सिर्फ पुराने लॉसेस रिकवर किए बल्कि आगे जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें देखिए ना, काफ़ी। उस जमाने में 2009 में हब को आपको 12 रुपए का मिल रहा था, कैप को 16 रुपए का मिल रहा था। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। फौजी फर्टिलाइजर को देख लीजिए, वो एंग्रो कितने का था? 80 का था। एंग्रो 80 का था। तो जिन लोगों ने 2009 में मैं और हमारे दोस्तों ने तो बहुत किया, वो तो बहुत खुश बैठे हुए हैं। बहुत खुश बैठे हैं। हाँ, इसी तरह जिस नेट एसेट वैल्यू किसी ने अगर पकड़ लिया आपका फंड उस जमाने में, जी हाँ। तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अच्छा, आप से मैं फिर से इसरार करता हूँ कि डॉलर टर्म में आप बताइए कि डॉलर का जो इन्वेस्टर 62 रुपये पे आया और अभी जो लेवल है उसको क्या अभी भी वो लॉस में बैठा है या? अगर उसने बीच में भी इन्वेस्टमेंट की थी हाँ, तब तो मैं ख्याल में उसको ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया। प्रॉफिट में आ गया होगा। अगर 9 में उसने खरीद लिया था लोअर रेट्स जी पे, जी जी जी, तो वो इज ओके। ही इज ओके। अच्छा, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर है, दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दुनिया में और जगह भी इतने हालात अच्छे नहीं रहे, और उस लिहाज से अगर पाकिस्तानी खास ओवरसीज़ है, उसने अपने मुल्क ही में इन्वेस्ट किया है, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करके वो कैसे नुकसान कर सकता है? और जबकि ये सेटिस्फैक्शन हो कि आपके थ्रू एसेट को, तो अभी रावण साहब को तो पैसे दे रहा है वो, लेकिन एक्चुअली वो अपनी इकोनॉमी को दे रहा है पैसा। जी जी। आप पैसे लेके बैठते तो नहीं है, आपको ना कोई स्टॉक खरीद लेते हैं। जब स्टॉक खरीदते हैं तो इसका मतलब उस कंपनी में पैसा जाता है, वहाँ जॉब्स क्रिएट होते हैं, वहाँ इन्वेस्ट आपकी तरक्की होती है, तो ही कैन नॉट लूज। तो ओवरऑल ही इज ओके। अच्छा, अब फ्यूचर आप क्या देखते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि फ्यूचर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, इस लिहाज से कि यहाँ इतनी रिसोर्सेज बहुत है, यंग आबादी बहुत बड़ी है। तो आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव देखते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को? ख्याल में हमें तो पॉजिटिव होना चाहिए। होना तो चाहिए, और कोई वजह नहीं है कि हम पॉजिटिव ना हो। इस मुल्क में रिसोर्सेज भी हैं। मतलब है कि एक जो हमारे साथ जो मसला पाकिस्तान के साथ रहा है, शायद कोई दूसरा मुल्क भी सिचुएशन में होता, वो भी आपके प्रॉब्लम में आता है। एक हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर आपके 10 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से, 78 बरस से ले लेना, जब से वहाँ सोवियत यूनियन आया, तो कोई 25 बरस से वहाँ पर एक जंग जारी है। और उसको जिस तरीके से कुछ हमारे हुक्मरानों ने या कुछ बाहर की ताकतों के शय पर जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी आपके असलाह का, वरना उससे पहले आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, मुल्क में कोई असलाह की ऐसी कोई नहीं थी कि लोग आप। अच्छा साहब, इसकी देखिए बेहतरीन एग्जाम्पल है ईरान। ईरान में देखिए, वो जैसे वो यहाँ कहते कि जी वो पश्तून आबादी थी, उनको तो हमको आने देना था, हम रोक तो नहीं सकते थे, और हम कैसे इन्वॉल्व ना होते क्योंकि सोवियत यूनियन आ गया था, हमारे डोर स्टेप पे था, कल हमारे यहाँ क्रॉस करके आ जाता। ईरान भी तो सेम कंडीशन में है ना, वहाँ भी उनसे मिलते जुलते कौमें हैं और बहुत क्लोज उनकी रिलेशनशिप है। ईरान ने कहा कि भाई ठीक है, सोवियत यूनियन आ गया है, आपको वहाँ खतरा है, आप भले आ जाए ईरान में, लेकिन 10 किलोमीटर का उसने एक वो बनाया, रेंज बनाया कि 10 किलोमीटर तक आप अंदर आ जाए, अब हमारे हिफाजत में आ गए, हम आपको हिफाजत भी देंगे, खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन नॉट अलाउड इनसाइड प्रॉपर ईरान। साथ साथ वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग जिहाद उसने नहीं किया, हम लोग इन्वॉल्व हो गए, और आज जो है अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद चल रही है, वो भी एक चीज़ से। तो अगर हम इस चक्कर में ना पड़ते तो शायद हमारे हालात इतने ख़राब ना होते। जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन हालात में जो कुछ हुआ, कोई भी मुल्क होता तो उसका वही हशर होता जो हमारा हुआ है। जी। तो हमारे हुक्मरानों की मतलब उन्होंने दूर का नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म अपने प्रॉफिट्स के लिए। आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पे आर्म्स आया तो कितना कमीशन मिला, कितने लोगों ने खाया, आर्म्स के बड़े बड़े शिपमेंट गायब हो गई, पता नहीं वो आई ही नहीं थी या वो रास्ते ही से गायब हो गई, कहीं और बिक गई जाके। ओजरी कैम्प का वाक़या इसी वजह से कहते हैं कि रचाया गया। तो ये सही कह रहे हैं आप कि कोई भी मुल्क होता, जिस तरह से हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को चलाया है, इस पाकिस्तान को लूज़ कर दिया, बलूचिस्तान का बुरा हाल है, पूरे पाकिस्तान का उन्होंने हशर कर दिया अपने ज़ाती मफाद के सिलसिले में। अदरवाइज़ यहाँ तो मुझे तो एटलीस्ट, मैं जब बाहर रहा हूँ 25 साल, मैं बाहर से देखता रहा हूँ,
मुझे इस मुल्क में सवाए पोटेंशियल को तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। जी जी। चाइना अगर 92 में कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा सुपर पावर बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ को सही करनी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं या आप लोगों की जो पोर्टफोलियो मिक्स है उसमें आपने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? क्या आप सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देते हैं या मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है? नहीं, उसमें आपके कुछ तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स भी हैं जिसकी हमें पाबंदी करनी पड़ती है, अनलेस के आपका कोई फंड ऐसा है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक हो। ऐसे फंड भी होते हैं? ऐसे फंड भी होते हैं। अच्छा, आप अपने जो 4-5 फंड हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा इसी से हमें थोड़ा हमारा कोई का भी आइडिया सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, हमारे पास ये है कि ब्रॉडली आपके 3 कैटेगरी ऑफ फंड हैं हमारे पास। अच्छा, और जिनको एक तो आपके कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें हमारे पास कैश फंड है, इनकम फंड है और इक्विटी फंड है। कैश फंड क्या होता है? कैश फंड जो मनी मार्केट फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म। उसको कहाँ लगाते हैं पैसा? उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ट्रेजरीज में लगाते हैं। ट्रेजरीज में लगाते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में लगाते हैं, या अगर बैंकों में भी रखना होता है तो उसको आप शॉर्ट टर्म आपके रखते हैं, 1 साल के अंदर। मेरे ख्याल में शायद एवरेज जो उसकी वो लाइफ होती है, होल्डिंग होती है, वो 90 दिन की होती है, 90 डेज की होती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो है वो 90 दिन से ज़्यादा की हो सकती है। ठीक है। ये तो आपके कैश फंड है। और दूसरा हमारा इनकम फंड है, जो डेट फंड्स जो कहते हैं। ये क्या होता है? जो बॉन्ड्स में वगैरह में, जैसे एंग्रो का बॉन्ड है या किसी का बॉन्ड है, एंग्रो का बॉन्ड है, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे पीआईबी होता है 20 साल का, उस पे भी लगाते हैं। जी जी। अच्छा। या बैंक के टर्म डिपॉजिट्स हैं, जी जी, नॉट अप टू 30 डेज बट बियॉन्ड 30 डेज। 4-5 साल का भी होता है वो। 4-5 साल का भी होता जी है। जी। तो इसमें आपके लॉन्ग टर्म, आपके अगर आप पोजीशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो सेकंड आप बता रहे हैं वो ज़्यादा यूजफुल है। लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग भी आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पीआईबी का रेट आप समझते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, जो कि कैश मनी मार्केट फंड में तो आप लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग ले ही नहीं सकते, वो 90 डेज या 1 साल ज़्यादा। जी जी जी। तीसरा हमारा इक्विटी फंड है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी हमारी इस्लामिक फंड की है। अच्छा, उसमें भी हमने ये आपके तीनों कैटेगरी को जो है रिप्लिकेट किया है। खाली इस्लाम ऐड कर दिया या उसमें वाकई इस्लामी है? जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे शरिया एडवाइजर्स जो है उसको, अक्सर तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ नाम होता है और शरिया एडवाइजर को फीस मिल रही होती है। अल्लाह उसके साथ क्या करेगा वो अल्लाह पूछेगा। अब मिसाल के तौर पे इक्विटी फंड में उनके क्राइटेरिया हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो जो कि शराब की कंपनी ना हो और सुअर की कंपनी ना हो, और उसके अलावा सब सही है। फिर उसके अलावा लीवरेज पर भी वो देखते हैं। अच्छा, अगर कोई कंपनी लोन से चलाई जा रही है, और लोन में तो हर कंपनी होती है भाई, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया। अच्छा, कि सर्टेन परसेंटेज से बियॉन्ड। अच्छा, अगर वो हाईली डेटेड हो तो नहीं, हाईली डेटेड हो, लेकिन अगर वो हाईली डेटेड हो तो अलाउ नहीं है। लेकिन अगर लोन आपने किसी इस्लामिक बैंक से लिया हुआ है तो वो अलाउड है। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास पेंशन फंड्स हैं। अच्छा, पेंशन फंड में भी दो हैं, एक कन्वेंशनल पेंशन फंड और दूसरे इस्लामिक फंड। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो प्रोविडेंट फंड में आप सूद नहीं लेते हैं, तो उनके लिए ये है। तो ये हमारा ब्रॉड कैटेगरी है। तो ये जो मैं खास तौर से इंटरेस्टेड हूँ पेंशन फंड में, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग ना। जी जी। और जैसे यंग आदमी है वो तो आपको वो 90 डेज वाले में लगा के कहेगा चलो मैं जल्दी जल्दी कमाऊँ, बजाय इधर उधर डिपॉजिट डालूँ, आपके डाल दिया आपने उसको। वो तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म पैसे हैं, उसने लिया, निकाला, फिर खर्च कर लिया, गाड़ी खरीदी, कुछ भी कर ली। लेकिन असल जो आपकी इंडस्ट्री का जो मेन फोकस है या जो मेन रीज़न फॉर बीइंग है वो है रिटायरमेंट। जाहिर है आदमी 60 साल के बाद रिटायर होगा, उसको बुढ़ापा गुजारना है, उसके खर्चे हैं, तो उसकी पूरी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। खुदा ना खास्ता अगर जैसे 2008 में हुआ था वैसे ही हो जाता और बिल्कुल ठीक ना होता तो बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी भर सेव किए थे वो तो तबाह हो जाते। तो उस पर ज़रा सा मुझे और ज़रा डिटेल बताइए कि उस पर क्या क्या उस पर मैं पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको मैं पाकिस्तान की एक पिक्चर बता दूं। जी जी। पाकिस्तान में बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं रिटायरमेंट अच्छा के सेविंग्स के।
एक कैटेगरी जो है इसमें गवर्नमेंट और दूसरे कुछ इदारे भी आते हैं जहाँ के पेंशन आपके उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो है कि आपको 60 बरस के ऊपर इतनी पेंशन मिलेगी। जैसे हमारे पास एक इदारा है ओल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट का ना, नहीं ओल्ड एज को मैं उसको छोड़ दें। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं, अच्छा। आप आर्म सर्विसेज में काम कर रहे हैं या पुलिस की नौकरी है या कोई और है, तो आपको एक गवर्नमेंट कमिट करती है कि भाई आपको सर्विस खत्म होने के बाद आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन इज सेम थिंग एज म्यूचुअल फंड, आप समझते हैं? नहीं, पेंशन अलग है। मतलब ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही हुआ ना कि आपकी तनख्वाह से हर साल निकालते गए, जी जी जी, और वो जमा होता रहा, इन्वेस्ट होता रहा, उसका जो रिटर्न है आपको पूरी जिंदगी मिलता रहा, है ना? जी जी। ये तो गवर्नमेंट वाले हो गए, गवर्नमेंट वाले हो गए, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पेंशन की लायबिलिटी तो क्रिएट करती है, उसकी फंडिंग नहीं करती। यानी कि आपकी तनख्वाह से मैंने काट लिया, आपको नेट अमाउंट पे कर दिया, लेकिन आपकी जो अमाउंट उन्होंने काटी है उसको रखा नहीं कहीं पे, उसको कहीं रखा नहीं है, उसकी फंडिंग नहीं की, खा गए, वो बजट सपोर्ट में कर दिया जो भी है। एनएसएस की तरह ही हो गया वो। जी जी जी। तो एक तो वो कैटेगरी है। अच्छा, दूसरी एक लायबिलिटी है नॉट बैक्ड बाय एसेट, इस लायबिलिटी नॉट बैक्ड बाय एसेट। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, इवन कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी लोगों को पेंशन देते हैं और उसकी फंडिंग करते हैं। अच्छा, तो ये इदारे जो हैं या तो इन्होंने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। उसमें हमें सब ये होता है ना कि जैसे आपसे एम्प्लॉय से 30% लिया और गवर्नमेंट कंपनी ने मजीद 3% डाल दिया और वो जाके इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या कुछ लोग जो खुद मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली उसमें मैनेज कर लेते हैं। तो तीसरा कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने 2007 से शुरू किया है, ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम का था। अच्छा, इन्होंने शुरू में 4 फंड मैनेजर को लाइसेंस दिया था, जिसमें हम भी शामिल थे। बाद में 2 और फंड मैनेजर को लाइसेंस दिया। ये आपके एक इंडिविजुअलाइज्ड स्कीम है, इसमें कोई भी शख्स भी आपके शामिल हो सकता है। अच्छा, और या आपके कोई कंपनी जो है वो आपके मेंबर बन सकते हैं, एज ए होल आपके मेंबर बन सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ये स्कीम ऑफर कर सकती है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल स्कीम है। अगर आपने एक नौकरी जगह छोड़ दी है तो दूसरी जगह छोड़ चले गए तो ये स्कीम भी पोर्टेबल हो। वाह, वेरी गुड, ये चीज़ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। जी जी। और ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ ये जी जी फैसिलिटी तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं मजीद टाइम खत्म हो रहा है आपके साथ फिर एक दफ़ा बैठा रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है और ये हमें लोगों को बताना था कि इसकी मार्केट पेनिट्रेशन बढ़े। जी, बहुत कम इसकी जो है ना रीच बहुत कम हुआ है। नाज़रीन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपने सुनी। लीडिंग एक्सपर्ट हबीब रहमान साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि जो लॉसेस 2008 में हुए थे वो काफ़ी हद तक कवर हो गए। इवन डॉलर टर्म्स अगर कोई आदमी कंटिन्यूसली पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता रहा, ओवरसीज़ इन्वेस्टर, तो उसके जो है ना लॉसेस कवर होकर वो काफ़ी कंफर्टेबल जोन में है। साथ साथ इन्होंने तफसीलन बताया कि जो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है और जो हमारे यहाँ मुश्किलात आई वो उसका फॉरेन पॉलिसी से बहुत बड़ा वो था कि हम जो अफगानिस्तान के जंगों में शामिल हुए उससे बहुत नुकसान हुआ है। आखिर में उन्होंने बताया कि उनके कौन कौन से फंड्स हैं और ख़ासतौर से वो आखिर में बहुत इंटरेस्टिंग फंड्स का जिक्र कर रहे थे जिस पे मेरे ख्याल में तफसीलन और मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। टाइम नहीं रहा, इंशाल्लाह फिर हम उन इश्यूज़ को डिटेल में कवर करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इस पर आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आप अपने राय का इजहार करें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को उसी के मुताबिक बनाएं और इंशाल्लाह हबीब रहमान साहब से मेरा कमिटमेंट है कि इनको हम जल्दी फिर बुलाएंगे और तफसील से बताना चाहेंगे कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं, बल्कि जो लोग 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर रहे हैं, वो कैसे अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करें ताकि जब वो 50 साल के हों तो माशाल्लाह उनके पास इतना होना चाहिए कि खुदा न खास्ता उनके हालात किसी वजह से ख़राब हो तो कम से कम वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। ये बहुत अहम है, ये सेहत के लिए भी बहुत अहम है। वेस्ट में लोगों की सेहत इसलिए नहीं सही रहती कि वो खाते ज़्यादा है, नहीं, वो इसलिए रहते हैं कि मेंटली वो पीस में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और बहुत जल्द रिटायर होकर एंजॉय करते हैं लाइफ को। हमें भी वो कल्चर यहाँ लाना है, हमें सेविंग रेट को बढ़ाना है। ये 13% इज़ ए जोक। इंडिया में अगर 30% लोग जमा कर सकते हैं, बांग्लादेश में 20 कर सकते हैं, तो वाई नॉट वी। लेट्स इनकलकेट दिस सेविंग कल्चर among our young people and old people। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।